सभी सीजीपीएससी अभ्यर्थियों और अध्ययनशील श्रोताओं का स्वागत है इस भारतीय संविधान की एक बहुत ही विस्तृत और गहन चर्चा में। आज हम जो करने वाले हैं वो कोई आम रिवीजन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक मास्टर रिवीजन है। हम संविधान के भाग 1 से लेकर भाग 22 तक पूरा फ्रेमवर्क डिकोड करेंगे। हाँ, और हमारा मिशन बहुत साफ है। हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से उन सभी अहम अनुच्छेदों को समझेंगे जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। और सबसे खास बात यह है कि हम सिर्फ रटेंगे नहीं, हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय संदर्भ में, मतलब यहाँ के भूगोल और जनसांख्यिकी के हिसाब से ये संवैधानिक नियम असल जमीन पर कैसे लागू होते हैं। एकदम सही। तो इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले पड़ाव से, यानी संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 ये बहुत ही बुनियादी है, लेकिन यहीं से सब शुरू होता है। देखिए, नोट्स के मुताबिक अनुच्छेद 1 तो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि पावरफुल लगी वो है अनुच्छेद 3। हाँ, संसद के नए राज्य बनाने की शक्ति। बिल्कुल, मतलब संसद किसी भी राज्य की सीमा या उसका नाम बदल सकती है। अब एक सवाल जो अक्सर मेंस में फंसाता है, क्या राज्यों से पूछना जरूरी नहीं है? ये बहुत ही बढ़िया विश्लेषणात्मक सवाल है। सतही तौर पर ये बहुत एक तरफा लग सकता है, लेकिन यही तो भारत के विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होने की खूबसूरती है। मतलब राज्य टूट सकते हैं लेकिन संघ नहीं। एकदम सटीक। और अगर हम इसे सीधे अपने राज्य के इतिहास से जोड़ें तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 इसी अनुच्छेद 3 की उपज है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ इसी संवैधानिक शक्ति के तहत अस्तित्व में आया। तो मतलब मेंस में अगर नए राज्यों के गठन पर सवाल आए तो सिर्फ अनुच्छेद 3 लिखकर नहीं छोड़ना है। बिल्कुल नहीं, वहां एक अच्छा फ्रेमवर्क चाहिए। इंट्रो में संवैधानिक आधार दीजिए, फिर बॉडी में प्रशासनिक और सांस्कृतिक सुविधा का तर्क दीजिए, और निष्कर्ष में छत्तीसगढ़ का उदाहरण। ये एक परफेक्ट मेंस आंसर होगा। ये है ना बात। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाग 2 नागरिकता का है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, लेकिन हम सीधा जंप करते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग और महत्वपूर्ण है, भाग 3 मौलिक अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 12 से 35 ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की धड़कन है। अक्सर अभ्यर्थी समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 या स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 को रटने में उलझ जाते हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो अनुच्छेद 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये तो जैसे एक बहुत बड़ा छाता है जिसके नीचे बहुत कुछ आ जाता है। ये आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, छाता। अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत विकसित हुआ है। इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक गरिमामय जीवन जीना है। मतलब स्वच्छ हवा, पानी, ये सब भी इसी में है। हाँ, और निजता का अधिकार भी। अब जरा इसे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में रखकर सोचिए। हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां एक बहुत बड़ी जनजातीय आबादी निवास करती है, जो प्राकृतिक संसाधनों के बीच रहती है। हाँ। तो उनके लिए गरिमामय जीवन का मतलब जल, जंगल और जमीन से भी जुड़ा है। एकदम सही। और इसी जनसांख्यिकी के कारण अगर हम भाग 3 को गहराई से देखें तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) भी बहुत अहम हो जाते हैं। ये वही है ना जो आरक्षण और विशेष प्रावधानों की बात करते हैं। हाँ, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या एसटी आबादी के लिए विशेष प्रावधान। बस्तर या सरगुजा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए ये अनुच्छेद रोजमर्रा के प्रशासन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पर एक रैपिड फायर एमसीक्यू करते हैं जो अक्सर प्रीलिम्स में फंसाता है। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। तो सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? विकल्प है A 21, B 21A, C 22 या D 24। इसका सीधा जवाब है B, अनुच्छेद 21A। 86वें संविधान संशोधन के जरिए से जोड़ा गया था। ये एक ऐसा ट्रैप क्वेश्चन है जहां अभ्यर्थी अक्सर सिर्फ 21 टिक कर देते हैं। बहुत खूब। अब अधिकारों की बात तो हो गई, लेकिन समाज को चलाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां और दिशा निर्देश भी तो होने चाहिए। बिल्कुल, और यहीं से एंट्री होती है भाग 4 और भाग 4A की, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और हमारे मूल कर्तव्य। स्टडी मटेरियल में मैंने देखा कि अनुच्छेद 39B जो भौतिक संसाधनों के समान वितरण की बात करता है, और अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों से जुड़ा है,
उन पर बहुत जोर है। लेकिन भाग 4A का एक कर्तव्य मुझे बहुत प्रासंगिक लगा। आप पक्का अनुच्छेद 51AG की बात कर रहे हैं? एकदम सही पकड़ा। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील और वन्य जीवों का संरक्षण। ये तो छत्तीसगढ़ जैसे वनबहुल राज्य के लिए, जिसे हम फॉरेस्ट स्टेट कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि जीवन रेखा जैसा है। हाँ, और मेंस में इस पर एक बहुत ही एनालिटिकल सवाल बनता है। मान लीजिए राज्य सरकार खनन नीतियां बनाती है ताकि संसाधनों का उपयोग हो सके, जो कि नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। विकास के लिए वो जरूरी भी है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ नागरिकों का स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 और पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य यानी 51AG सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो एक अभ्यर्थी को इस टकराव को कैसे बैलेंस करना चाहिए अपने उत्तर में? एक अच्छे उत्तर में आपको इसी संतुलन को समझाना होगा। आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का हवाला देके बताना होगा कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। इसे ही सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। चलिए अब इस रस्साकशी से बाहर निकलते हैं और उस मशीनरी की तरफ चलते हैं जो देश को चलाती है। भाग 5 और भाग 6 यानी संघ और राज्य की कार्यपालिका। हाँ, भाग 5 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। यहाँ मुझे एक बड़ा क्लासिक प्रीलिम्स का सवाल याद आ रहा है। CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है क्योंकि कई बार लोग इसे संसद से जोड़ देते हैं। बिल्कुल। और जब मैं भाग 6 पढ़ रहा था, जो राज्य शासन के बारे में है, तो मुझे लगा जैसे मैं भाग 5 की ही एक मिरर इमेज देख रहा हूँ। ये तुलनात्मक पढ़ाई का सबसे बेहतरीन तरीका है। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, अनुच्छेद 153, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट की जगह अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट। और यहाँ हमें स्थानीय संदर्भ जोड़ना नहीं भूलना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। एकदम सही। मेंस में उत्तर लिखते समय अगर आप बिलासपुर हाईकोर्ट का जिक्र करते हैं तो परीक्षक को समझ आ जाता है कि आपकी जमीनी पकड़ मजबूत है। अच्छा, एक चीज जो मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करती है, राज्यपाल तो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्य में चुनी हुई सरकार होती है, तो जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स, क्या वो चुनी हुई सरकार को कमजोर नहीं करती? ये राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही कह सकते हैं कि ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन अगर हम संवैधानिक नजरिए से देखें तो राज्यपाल केवल केंद्र का कोई एजेंट नहीं है। तो फिर क्या है? वो केंद्र और राज्य के बीच का एक संवैधानिक पुल है। ये शक्तियां राज्य सरकार को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करते हैं, खासकर जब कोई त्रिशंकु विधानसभा हो या कोई बिल राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर रहा हो। मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों का शासन संविधान के हिसाब से ही चले। बिल्कुल। बहुत अच्छे। भाग 7 तो खैर निरस्त हो चुका है और भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों का है। तो हम सीधा छलांग लगाते हैं उस स्तर पर जहां एक आम आदमी का सामना प्रशासन से सबसे ज्यादा होता है। भाग 9 और भाग 9A, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतें और नगर पालिकाएं। इसे तो मैं कहूंगी कि ये छत्तीसगढ़ की धड़कन है। स्टडी मटेरियल में भी 73वें और 74वें संविधान संशोधन को बिल्कुल 5 स्टार इंपॉर्टेंस दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत, 5 साल का कार्यकाल और महिलाओं तथा SC/ST के लिए आरक्षण। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण और जनजातीय अंचलों में रहती है। आप राजधानी में बैठकर नीतियां बना सकते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए यही त्रिस्तरीय व्यवस्था काम आती है। तो अगर मेंस में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर सवाल आए तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? सिर्फ इतिहास मत लिखिए, इंट्रो में 73वें संशोधन का जिक्र कीजिए और बॉडी में समझाइए कि कैसे ग्राम सभाएं विशेषकर पेसा कानून के तहत स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में फैसले ले रही हैं। यही असली विकेंद्रीकरण है। इसी विकेंद्रीकरण से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें 5वीं अनुसूची का बहुत जिक्र है। हाँ, और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ये 5वीं अनुसूची लागू होती है। पर मेरा सवाल ये है कि जब पूरे राज्य में एक सिस्टम चल ही रहा है, पंचायतें काम कर रही हैं, तो इस अलग व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति, उनके रीति रिवाज और उनके पारंपरिक अधिकार आम क्षेत्रों से काफी अलग होते हैं। सामान्य कानून कई बार अनजाने में ही सही उनके इन अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा,
तो 5वीं अनुसूची उन्हें बचाती है। बिल्कुल। इसके तहत राज्यपाल को विशेष अधिकार होते हैं कि वो तय कर सकें कि संसद का कोई कानून उस क्षेत्र में लागू होगा या नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय भूमि के अलगाव यानी लैंड एलिनेशन को रोकना है। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। सीजीपीएससी अभ्यर्थियों को इस पर बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए। एकदम। ये इस राज्य के प्रशासनिक डीएनए का हिस्सा है। अब आते हैं भाग 11 और 12 पर, जो केंद्र और राज्य के रिश्तों और वित्त को परिभाषित करते हैं। भाग 11 में वो 3 मशहूर सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। समवर्ती सूची कई बार अभ्यर्थियों को उलझा देती है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। समवर्ती सूची एक पारिवारिक बजट की तरह है। पारिवारिक बजट? वो कैसे? मतलब इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र यानी मान लीजिए माता पिता और राज्य यानी वयस्क बच्चे दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा। लेकिन अगर दोनों के बीच कोई टकराव हो जाए तो नियम पहले से तय हैं, माता पिता की बात यानी केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अरे वाह, ये उदाहरण तो दिमाग में बिल्कुल छप गया। और भाग 12 में वित्त आयोग और जीएसटी परिषद का भी जिक्र है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग और 279A में जीएसटी परिषद। आज के समय में जब हर राज्य को विकास के लिए फंड्स चाहिए, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वित्तीय बंटवारा कैसे होता है। हाँ, जीएसटी परिषद तो एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और राज्य एक ही मेज पर बैठकर फैसले लेते हैं। एक एक प्रशासनिक अधिकारी को ये वित्तीय संघीय ढांचा समझना ही चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब कुछ छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण भागों को जल्दी से कवर कर लेते हैं। भाग 13 व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा है, और भाग 14 और 14A सेवाओं और न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। हाँ, यूपीएससी और पीएससी का जिक्र भाग 14 में ही है। फिर भाग 15 आता है, चुनाव। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, ये तो हर हाल में याद होना चाहिए। और भाग 16 जिसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, विशेषकर SC/ST आरक्षण, जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही अहम है। भाग 17 राजभाषा की बात करता है। लेकिन अब हम रुकेंगे संविधान के एक बहुत ही कह सकते हैं कि शक्तिशाली और थोड़ा विवादित हिस्से पर। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। ये बहुत डीप टॉपिक है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। अक्सर देखा गया है कि सबसे ज्यादा चर्चा या विवाद अनुच्छेद 356 को लेकर होता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। हाँ, क्योंकि इसे तब लगाया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के हिसाब से ना चल रहा हो। लेकिन इतिहास में तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इसका इस्तेमाल राजनीति से प्रेरित था, विरोधी सरकारों को गिराने के लिए। आप बिल्कुल सही करें, और इसीलिए ये हमेशा एक आलोचनात्मक प्रश्न बनता है। तो ऐसे में एक अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें तो निष्पक्ष रहना है। मेंस में आपको SR मुंबई केस का हवाला देना चाहिए। आपको ये समझाना होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने इस शक्ति के दुरुपयोग पर लगाम लगाई और इसे एक अंतिम विकल्प बना दिया। मतलब किसी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेना है, सिर्फ संवैधानिक नैतिकता और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात करनी। बिल्कुल, निष्पक्षता ही एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी और एक अच्छे उत्तर की पहचान है। चलिए, भाग 19 विविध है। भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी अनुच्छेद 368 के बारे में है, और भाग 21 और 22 विशेष प्रावधानों और संक्षिप्त नामों से जुड़े हैं। तो इस तरह हमने पूरे संविधान के 22 भागों का एक फ्रेमवर्क, एक मास्टर रिवीजन कर लिया है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे ज्ञान को परीक्षा के पन्नों पर कैसे उतारा जाए। अगर हम पूरे सोर्स मटेरियल का निचोड़ निकालें तो अच्छे अंक लाने का रहस्य क्या है? रहस्य बहुत सिंपल है। पहला, हमेशा अपने उत्तर की शुरुआत एक प्रासंगिक अनुच्छेद से करें। दूसरा, उत्तर के मुख्य भाग में स्थानीय उदाहरण दें, जैसे बिलासपुर हाई कोर्ट या त्रिस्तरीय पंचायत। और तीसरा, उसे वर्तमान संदर्भों से जोड़ें, जैसे जीएसटी या आरक्षण की मौजूदा स्थिति। और अंत में एक बहुत ही स्पष्ट और आगे की ओर देखने वाला निष्कर्ष। ये एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप आज की इस विस्तृत चर्चा को एक ऐसे विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करें जिस पर सभी अभ्यर्थी खुद से मंथन कर सकें। बिल्कुल। तो जरा इस पर सोचिए। एक तरफ अनुच्छेद 21 के तहत गरिमामयी जीवन और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार लगातार बढ़ा हो रहा है।
दूसरी तरफ 51 एजी नागरिकों को पर्यावरण बचाने का कर्तव्य सौंप रहा है। अब इन दोनों को 5वीं अनुसूची के साथ मिलाइए, जो जनजातीय क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की रक्षा करती है। तो छत्तीसगढ़ जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरे राज्य में, जहां विकास और औद्योगिकरण भी जरूरी है, ये त्रिकोण भविष्य में कैसी कानूनी और प्रशासनिक नीतियां बनाएगा? ओहो, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। विकास की भूख और अधिकारों की रक्षा के बीच का ये जो बैलेंस है, यही असली चुनौती है। बिल्कुल, और यही वो सवाल है जिसका सामना हर आने वाले नीति निर्माता को करना होगा। ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये भविष्य की जमीनी हकीकत है। तो सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि इस पर गहराई से विचार करें। आज की इस बेहद लंबी लेकिन ज्ञानवर्धक चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है संविधान के इस पूरे फ्रेमवर्क को राज्य के चश्मे से देखने का ये हमारा प्रयास आपके विजन को और स्पष्ट करेगा। हमारे साथ इस मास्टर रिवीजन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और विश्लेषण करते रहिए।